नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सफ़र की हम सफ़र। दिल्ली के प्रेमी युगलों के लिए सबसे मुफीद और लोकप्रिय जगह यानी लोधी गार्डन में स्वरूप और प्रिया हमेशा की तरह कुछ प्यार भरे पल गुजारने आए थे। रविवार की सुबह थी। पार्क में हेल्थ कॉन्शियस लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। कोई भाग रहा था तो कोई ब्रिस्क वॉक कर रहा था। कुछ लोग तरह तरह के व्यायाम करने में व्यस्त थे तो कुछ दूसरों को देखने में झील के सामने पड़ी लोहे की बेंच पर बैठे प्रिया और स्वरूप एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रिया की बड़ी बड़ी शरारत भरी निगाहें स्वरूप पर टिकी थीं। वह उसे अपलक निहारे जा रही थी। स्वरूप ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, प्रिया, आज तो तुम्हारे इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। वह हंस पड़ी, बिल्कुल जाने मन। इरादा यह है कि तुम्हें अब हमेशा के लिए मेरा हाथ थामना होगा। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम ही मेरे होठों की हंसी हो। भला हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे। और फिर प्रिया गंभीर हो गई। स्वरूप ने बेबस स्वर में कहा, अब मैं क्या कहूँ? तुम तो जानती ही हो मेरी माँ को। उन्हें तो वैसे ही कोई लड़की पसंद नहीं आती। उस पर हमारी जाति भी अलग है। यदि उनके राजपूती खून वाले इकलौते बेटे को सुनार की गरीब बेटी से इश्क हो गया है तो अब तुम या मैं क्या कर सकते हैं? उनको मुझे अपनी बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। पिछले 3 साल से कह रही हूँ, एक बार बात करके तो देखो। एक बार कहा था तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था। तुम तो जानती ही हो कि माँ के सिवा मेरा कोई है भी नहीं। कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने मुझे। बस एक बार वे तुम्हें पसंद कर लें, फिर कोई बाधा नहीं। तुम उनसे मिलने गई और उन्होंने नापसंद कर दिया तो फिर तुम तो मुझसे मिलना भी बंद कर दोगी। इसी डर से तुम्हें उनसे मिलवाने नहीं ले जाता। बस यही सोचता रहता हूँ कि उन्हें कैसे पटाऊँ। देखो, अब मैं तुमसे तो मिलना बंद नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हारी माँ को पटाना ही अंतिम रास्ता है। पर मेरी माँ को पटाना ऐसी चुनौती है जैसे रेगिस्तान में पानी खोजना। ओके, तो मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। वैसे भी मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है। बड़ी अदा के साथ अपने घुंघराले वालों को पीछे की तरफ झटकते हुए प्रिया ने कहा और उठ खड़ी हुई। मगर तुम यह सब करोगी कैसे? स्वरूप ने उठते हुए पूछा। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ इसी वीक मुंबई जाने वाली है ना, किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए? तुमने कहा था उस दिन। हाँ, वह अगले मंगल को निकल रही हैं। आजकल मैं रिजर्वेशन भी कराना है मुझे। तो ऐसा करो, एक की बजाय 2 टिकट करा लो। इस सफ़र में मैं उनकी हम सफ़र बनूंगी, पर उन्हें बताना नहीं। आंखें नचाते हुए प्रिया ने कहा तो स्वरूप की प्रश्नवाचक निगाहें उस पर टिक गईं। प्रिया को भरोसा था अपने पर। वह जानती थी कि सफ़र के दौरान आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब हम इतने घंटे साथ बिताएंगे तो हर तरह की बातें होंगी। उन्हें एक दूसरे को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा। उनमें दोस्ती हो सकेगी। कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह तय हो जाएगा कि वह स्वरूप की बहू बन सकती है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। स्वरूप ने मुस्कुराते हुए सर हिला तो दिया था, पर उसे भरोसा नहीं था। उसे प्रिया का आइडिया बहुत पसंद आया था, पर वह माँ के जिद्दी धार्मिक व्यवहार को जानता था। फिर भी उसने हाँ कर दिया। उसी दिन शाम में उसने मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के AC 2 टियर श्रेणी में 2 टिकट, एक लोअर और दूसरा अपर बर्थ रिजर्व कर दिया। जानबूझकर माँ को अपर बर्थ दिलाई और प्रिया को लोअर। जिस दिन प्रिया को मुंबई के लिए निकलना था, उससे 2 दिन पहले से वह अपनी तैयारी में लगी थी। यह उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम सफ़र था। उसकी खुशियों की चाबी यानी स्वरूप का मिलना या न मिलना इसी पर टिका था। प्रिया ने वह सारी चीज़ें रख ली जिनके जरिए उसे स्वरूप की माँ पर इम्प्रेशन जमाने का मौका मिल सकता था। ट्रेन शाम 4:35 पर नई दिल्ली स्टेशन से छूटनी थी। अगले दिन सुबह 8:35 पर ट्रेन का मुंबई अराइवल था। कुल 1385 किलोमीटर की दूरी
और 16 घंटों का सफ़र था। इन 16 घंटों में उसे स्वरूप की माँ को जानना था और अपना पूरा परिचय देना था। वह समय से पहले ही स्टेशन पहुँच गई और बहुत बेसब्री से स्वरूप और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसे स्वरूप आता दिखा, साथ में माँ भी थी। दोनों ने दूर से ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। ट्रेन के आते ही प्रिया सामान लेकर अपने बर्थ की तरफ बढ़ गई। सही समय पर ट्रेन चल पड़ी। आरंभिक बातचीत के साथ ही प्रिया ने अपनी लोअर बर्थ माँ को ऑफर कर दी। उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें घुटनों में दर्द रहने लगा था। वैसे भी बार बार ऊपर चढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। उनकी नज़रों में प्रिया के प्रति स्नेह के भाव झलक उठे। प्रिया एक नज़र में उन्हें काफ़ी शालीन लगी थी। दोनों बैठकर दुनिया जहान की बातें करने लगे। मौका देखकर प्रिया ने उन्हें अपने बारे में सारी बेसिक जानकारी दे दी कि कैसे वह दिल्ली में रहकर जॉब कर रही है और इस तरह अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रही है। दोनों ने साथ ही खाना खाया। प्रिया का खाना चखते हुए माँ ने पूछा, किसने बनाया? तुमने यह काम वाली रखी है? काम वाली तो है आंटी, पर खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अपने हाथों से बनाए खाने की बात ही अलग होती है। इसमें सेहत और स्वाद के साथ प्यार जो मिला होता है। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुरा उठी। तुम्हारी माँ ने तो बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। जरा बताओ और क्या सिखाया है उन्होंने? कभी किसी का दिल ना दुखाओ, जितना हो सके दूसरों की मदद करो। आगे बढ़ने के लिए दूसरे की मदद पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और परिश्रम पर विश्वास करो। प्यार से सबका दिल जीतो। प्रिया कहे जा रही थी और माँ गौर से उसे सुन रही थी। उन्हें प्रिया की बातें बहुत पसंद आ रही थी। इसी बीच माँ बाथरूम के लिए उठी कि अचानक झटका लगने से डगमगा गई और किनारे रखे ब्रीफकेस के कोने से पैर में चोट लग गई। चोट ज़्यादा नहीं थी मगर खून निकल आया। उसने माँ को बैठाया और अपने बैग में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को खोलने लगी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम हमेशा यह डब्बा लेकर निकलती हो? हाँ आंटी, चोट मुझे लगे या दूसरों को मुझे अच्छा नहीं लगता तुरंत मरहम लगा दूं तो दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे भी जिंदगी में हमेशा किसी भी तरह की परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हुए प्रिया ने तुरंत चोट वाली जगह पर मरहम लगा दिया और इस बहाने उसने माँ के पैर भी छू लिए। माँ ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और पूछने लगी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुम्हारी माँ हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं? प्रिया ने बिना किसी लाग लपेट के साफ स्वर में जवाब दिया, मेरे पापा सुनार हैं और वे ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं। हम 2 भाई बहन हैं। छोटा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और मैं यहाँ एक MNC कंपनी में काम करती हूँ। मेरी सैलरी अभी 80,000 प्रति महीने है और उम्मीद करती हूँ कि कुछ सालों में अच्छा मुकाम हासिल कर लूँगी। बहुत खूब, माँ के मुँह से निकला। उनकी प्रशंसा भरी नज़रें प्रिया पर टिकी हुई थीं। बेटा, और क्या शौक है तुम्हारे? मेरी मम्मी बहुत अच्छी डांसर हैं। उन्होंने मुझे भी इस कला में निपुण कराया है। डांस के अलावा मुझे कविताएं लिखने और फोटोग्राफी करने का भी शौक है। तरह तरह के डिशेस तैयार करना और सबको खिलाकर वाहवाही लूटना भी मुझे बहुत पसंद है। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी और इधर प्रिया और माँ की बातें भी बिना किसी रुकावट चली जा रही थीं। कोटा और रतलाम स्टेशनों के बीच जबकि ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल रही थी, अचानक एक झटके से रुक गई। दूर दूर तक जंगली सूना इलाका था। आसपास न तो कोई आवागमन के साधन थे और न खाने पीने की चीज़ें थीं। ट्रेन करीब 8-9 घंटे वहीं खड़ी रहनी थी। दरअसल पटरी में क्रैक की वजह से ट्रेन के आगे वाला डब्बा उलट गया था। यात्री घायल तो नहीं हुए मगर अफरा तफरी जरूर मच गई थी। क्रेन आने और पलटे हुए डब्बों को हटाने में काफ़ी समय लगना था। इधर प्रिया खुश हो रही थी, किसी बहाने उसे माँ के साथ बिताने को ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। एक्सीडेंट 11 बजे रात में हुआ था।
और अब सुबह हो चुकी थी। यह इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक चाय पानी या कचौड़ी पकौड़ी बेचने वाला तक नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन के पेंट्री कार में भी अब खाने की चीज़ें खत्म हो चुकी थीं। 12 बज चुके थे। माँ सोच रही थी कि चाय का इंतजाम हो जाता तो चैन आता। तब तक प्रिया पेंट्री कार से गर्म पानी ले आई। अपने पास रखी टी बैग, चीनी और मिल्क पाउडर से उसने फटाफट गरम गरम चाय तैयार की और फिर टिफ़िन बॉक्स निकालकर उसमें से दाल की कचौड़ी और मठरी आदि कागज के प्लेट में रखकर नाश्ता सजा दिया। टिफ़िन बॉक्स निकालते समय माँ ने गौर किया था कि प्रिया के बैग में डियो के अलावा भी कोई स्प्रे है। यह क्या है प्रिया? माँ ने उत्सुकता से पूछा तो प्रिया बोली, आंटी है पेपर स्प्रे है, ताकि किसी बदमाश से सामना हो जाए तो उसके गलत इरादों को कभी सफल न होने दूँ। सिर्फ यही नहीं, अपने बचाव के लिए मैं हमेशा एक चाकू भी रखती हूँ। मैं खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ, इसीलिए खुद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती हूँ। बहुत अच्छे। माँ की खुशी चेहरे पर झलक रही थी। अच्छा प्रिया, यह बताओ कि तुम अपनी सैलरी का क्या करती हो? खुद तुम्हारे खर्चे भी काफ़ी होंगे। आखिर अकेली रहती हो मेट्रो सिटी में, और फिर ऑफिस में प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी होता है। आधी सैलरी तो उसी में चली जाती होगी। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सैलरी के 4 हिस्से करती हूँ। 2 हिस्से यानी 40,000 भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पापा को देती हूँ। 1 हिस्सा खुद पर खर्च करती हूँ और बाकी के 1 हिस्से से फ्लैट का किराया देने के साथ कुछ पैसे सोशल वर्क में लगाती हूँ। सोशल वर्क? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ आंटी, जो भी मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करती हूँ। कोई नहीं आया तो खुद ही गरीबों के लिए कपड़े, खाना वगैरह खरीदकर उन्हें बांट देती हूँ। तब तक ट्रेन वापस से चल पड़ी। दोनों की बातें भी चल रही थीं। माँ ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भी एक बेटा है स्वरूप, वह भी दिल्ली में जॉब करता है। स्वरूप का नाम सुनते ही प्रिया की आंखों में स्वाभाविक सी चमक उभर आई। अचानक माँ ने प्रिया की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ बेटे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? सच सच बताना। प्रिया ने 2 पल माँ की आंखों में झांका और फिर नजरें झुकाकर बोली, जी है। ओह, माँ थोड़ी गंभीर हो गई। बहुत प्यार करती हो उससे? शादी करने वाली हो तुम दोनों? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। इस तरह की बातों का हाँ में जवाब देने का अर्थ है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिर भी जवाब तो देना ही था। सो वह हंसकर बोली, आंटी शादी करना तो चाहते हैं, मगर क्या पता आगे क्या लिखा है। वैसे आप अपने बेटे के लिए कैसी लड़की ढूंढ रही हैं? ईमानदार, बुद्धिमान और दिल से खूबसूरत, माँ ने जवाब दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ पल देखती रहीं। फिर प्रिया ने पलकें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहे और कैसे कहे। दोनों ने ही इस मसले पर फिर बात नहीं की। प्रिया के दिमाग में बड़ी उधेड़-बुन चलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे पसंद किया या नहीं। उसने स्वरूप को वे सारी बातें मैसेज करके बताईं। माँ भी खामोश बैठी रही। प्रिया कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। माँ के आवाज़ लगाने पर वह हड़बड़ाकर उठी तो देखा मुंबई आ चुका था और अब उसे माँ से विदा लेनी थी। स्टेशन पर उतरकर वह खुद ही बढ़कर माँ के गले लग गई। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह चाहती थी कि माँ कुछ कहे, पर ऐसा नहीं हुआ। माँ से विदा लेकर वह अपने रास्ते निकल आई। अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली लौट आई। फिर वह स्वरूप से मिली और सारी बातें विस्तार से बताईं। बॉयफ्रेंड वाली बात भी स्वरूप भी कुछ समझ नहीं सका कि माँ को प्रिया कैसी लगी। माँ 2 दिन बाद लौटने वाली थी। दोनों ने 2 दिन बड़ी उलझन में गुजारा। उनकी जिंदगी का फैसला जो होना था, नियत समय पर माँ वापस लौटी। स्वरूप बहुत बेचैन था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे पूछे। वह चाहता था कि माँ खुद ही उससे प्रिया की बात छेड़े, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन और बीत गया। अब तो स्वरूप की हालत खराब होने लगी। अंततः उसने खुद ही माँ से पूछ लिया, माँ आपका सफ़र कैसा रहा? सहयात्री कैसे थे? सब अच्छा था, माँ ने छोटा सा जवाब दिया। स्वरूप और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे माँ से। उससे रहा नहीं गया तो उसने सीधा पूछ लिया। और वह जो लड़की थी, जाते समय साथ में उसने आपका ख्याल तो रखा। क्यों पूछ रहे हो? जानते हो क्या उसे? माँ ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी। स्वरूप घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जी ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, सब अच्छा रहा, अच्छी थी लड़की। माँ फिर छोटा सा जवाब देकर बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर ठहर गई और बोली, हाँ एक बात बता दूं कि मेरे साथ जो लड़की थी ना, उसकी कई बातों ने मुझे अचरज में डाल दिया। जानते हो, मेरे दाहिने पैर में चोट लगी तो उसने क्या किया? क्या किया माँ? अनजान बनते हुए स्वरूप ने पूछा। मेरे दाहिने पैर में मलहम लगाने के बहाने उसने मेरे दोनों पैरों को छू लिया। फिर जब मैंने उससे यह पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो 2 पल के लिए उसके दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। लग रहा था जैसे वह सोच रही हो कि अब मुझे क्या जवाब दे। एक बात और जानते हो, तेरा नाम लेते ही उसकी नज़रों में अजीब सी चमक आई और पलकें झुक गईं। मैं समझ नहीं सकी कि ऐसा क्यों है। माँ की बातें सुनकर स्वरूप के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं खिंच गईं। वह एकटक माँ की तरफ देखे जा रहा था, जैसे माँ उसके एग्जाम का रिजल्ट सुनाने वाली है। माँ ने फिर कहा, एक बात और बताऊं स्वरूप, जब वह सो रही थी तो उसके मोबाइल स्क्रीन पर मुझे तुम्हारे कई सारे व्हाट्सएप मैसेज आते दिखे, क्योंकि उसने तुम्हारे मैसेज पॉप अप मोड में रखा था। मैसेज कुछ इस तरह के थे, डोंट वरी प्रिया, माँ के साथ तुम्हारा यह सफ़र हम दोनों की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ बस एक बार तुम्हें पसंद कर ले, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तभी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जरा अपनी सूरत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद चेहरा बन गया हो तुम्हारा। मैं तो कह रही थी कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी, बहू के रूप में, सर्वगुण संपन्न। रियली आई लाइक योर चॉइस। माँ के शब्द सुनकर स्वरूप अपनी खुशी रोक नहीं पाया और माँ के गले से लग गया। आई लव यू मम्मा। माँ प्यार से बेटे का कंधा थपथपाने लगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।